आखिरी बात इस सवाल के जवाब में, रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने। उस वक्त आपने सऊदी अरब को कॉल करना था अगर हमारा मुआहदा हुआ होता। किसने करना था? हमने करना था खुद। हमने करना था खुद। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी भी हमने किया है, हालांकि हम पर दबाव था, जवाब नहीं दो पर हमने देना था। तो हमने कोई ओआईसी का इजलास नहीं बुलाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अगले यूनाइटेड नेशन से कंडेम नहीं कराया, हमने अमेरिका से वीटो नहीं कराया, हमने बुरा भला नहीं कहा, हमने डिप्लोमेटिक मूव नहीं की। पहले मारा, उसके बाद दुनिया से कहा हाँ जी क्या करना है। और अभी हम अफगानिस्तान के साथ भी इससे कोई मुख्तलिफ काम नहीं करेंगे। ना चाहते। वाना में देखें आप क्या किया। हमने तो आपके साथ जाते जाते आकर बैठ गए कि हम पीस टॉक करेंगे, आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, मगर वो हम की बात नहीं चाहते। मगर अब हम क्या वाना का जवाब देने के बाद फिर सोचेंगे कि हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के साथ किया था। देखिए, मैं भारत से इसको इक्वेट नहीं करता। इधर जब भी होगा, जितना हुआ भी है वो अनविलिंगली हुआ है, बाय चॉइस नहीं हुआ, एक्साइटमेंट नहीं हुआ। मुत्तकी की स्टेटमेंट्स तो बाय चॉइस और बाय विल थी ना। नहीं, उनको कर लेने दें। हमने अपना स्टैंस रखा ना, हम दूसरे को मुंह लाल देख के हम अपना मुंह लाल नहीं करते। हमारा अपना ग्रेस है, हमारे मुल्क की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी एक नेशनल इंटरेस्ट है। हमारी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम टू फ्रंट नहीं लड़ते और लड़ना चाहते नहीं हैं। हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमने बिल्ड भी नहीं किया कभी। हमारी फोर्सेस बिल्ड नहीं है टू प्रॉन्ग लड़ने के लिए, डिज़ाइन वाइज। ये नहीं कि हौसले वाइज, दोनों का फ़र्क है। डिज़ाइन वाइज नहीं करते कि डिज़ाइन होता है ना कि हमारी ये फौज इधर है, इतनी कोरें उधर लगेंगी, इतने फाइटर जहाज़ यहाँ हैं, इतने फाइटर जहाज़ उधर। नो, एम्प्लॉय होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने जो किया है बाय अनविलिंगनेस किया है, बाय कंपल्शन किया है, नॉट थ्रू एक्साइटमेंट। और अगर हम मारेंगे भी खुदा ना खास्ता अगली दफ़ा, तो हम फिर सेलिब्रेट नहीं करेंगे इसको। हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके इतने लोग हमारे मेहमान रहे हैं। और जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपके क्लियर किया था कि आप मुत्तकी साहब के बात मुझे याद आई, उन्होंने हिंदुस्तान में कहा कि पाकिस्तान हाल देख ले, ब्रिटिश का उनको शिकस्त दी हमने, रूस का और फिर अमेरिका का। तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी ने मिस कर दिया तो भाई, इन तीनों मुल्कों ने या तीनों एम्पायर्स ने आपके मुल्क पर कब्जा किया था, आपके रिसोर्सेज पर कब्जा किया था, आपकी जगह छीन ली थी। तो हमने तो आपको अपनी जगह दी थी, तो आपका ये हमारे साथ सलूक करे, तो हमारा तो डिज़ाइन ही कोई नहीं है। हम इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके कब्जा करने में। आप वो कब्जा करते थे तो उनको मगार इनके टेररिस्ट के जो अवार्ड्स हैं उनको टारगेट किया। हमने तो अपनी भी कोई जगह नहीं बनाई जिस तरह रूस और अमेरिका ने बनाई थी। खैर सर, क्योंकि वक्त कम है, मेरे पास 2-3 सवालात हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लद्दाख में क्या चल रहा है। चीन भारत के अंदर घुस रहा है, वो वापस जाने को, बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है। तो इंडिया इस वक्त 2 फ्रंट्स पे हॉस्टिलिटी फेस कर रहा है, एक हमारे साथ पाकिस्तान वाले पे, एक लद्दाख पे, और दूसरा हम गवादर पर भी अपना नॉटम जारी कर चुके हैं और वहाँ पर भी हमारी मशकें जारी हैं। तो भारत को ज़्यादा परेशानी में मुब्तला तो नहीं हो गया? लद्दाख का सवाल आते ही आपको एक, फिर मैं बड़ा हिस्ट्री का शौकीन हूँ, तो मैं हिस्ट्री से जल्दी हम समझ भी लेते हैं, रिलेट कर पाते हैं। 1962 इन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ कन्फ्रंटेशन की थी, और 1962 में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उनके, जो फाउंडिंग मेंबर थे इंडिया के। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। अब आप सोचिए उनका ऑर्डर क्या था। इसी लद्दाख, यही बेस था जिस पर जब चाइना से जंग हुई तो उन्होंने फॉर्मल ऑर्डर्स जारी किए थे टू इंडियन एयरफोर्स कि इंडियन एयरफोर्स ऑफेंस लॉन्च नहीं करेगी चाइना का, वहाँ से लद्दाख से नॉर्थ में जहाज़ नहीं डिप्लॉय करेगी। हालांकि उस वक्त ब्रिटिश जहाज़ थे, इनके पास बड़े अच्छे जहाज़ थे, स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ थे, वो लंबी स्टोरेज। 2 चीज़ें करेगी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, एक मेडिकल इवैक्यूएशन और एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का काम करेगी। लद्दाख बेस यूज़ होगा, कोई ऑफेंस नहीं लॉन्च होगा। अगर वो हाल उस वक्त था इनका, तो माइंडसेट आज भी वही है। तो ये ऑफेंस कोई चाइना के साथ बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टेज पर करेंगे, वरना तो मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एज ए एनालिस्ट मैं अर्ज कर सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि उधर कुछ ऑफेंस लॉन्च करने की पोजीशन में है, क्योंकि चाइना कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है मिलिटरीली, और ख़ासतौर पर एयरफोर्स, कोई कंपेरिजन कोई नहीं। इस बारे में क्या ख्याल है कि इंडिया ने INS विक्रांत को अरेबियन सी में रवां कर दिया और उसके ऊपर तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान की PAF की क्या तैयारी है INS विक्रांत को काउंटर करने के लिए? अब मैं लाइटर जवाब ही देना शुरू कर दूं, क्योंकि इतने दफ़ा मैंने सीरियस दिया कि वो लोग समझेंगे कि ये ऐसे ही करता रहता है। विद ड्यू अपॉलॉजी, मेरा ख्याल है कि वीडियो गेम बना लें विक्रांत की वो, और वीडियो गेम में ले आया करें, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैंने 30-40 साल से नहीं देखा विक्रांत को निकलते हुए, नेवर। हम पीस टाइम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम जब वॉर गेमिंग अपनी करते हैं, हम उसमें विक्रांत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये रिजॉल्व, और रियल टाइम भी यही था बाय द वे। ये जो विक्रांत इस दफ़ा इन्होंने लाने की कोशिश की, क्यों नहीं लाए? ये चंद किलोमीटर लाए और फिर वापस लेके चले गए। पाकिस्तान की बहरिया ने रिजॉल्व था उनका कि हम टारगेट करेंगे, उसके पास उनकी सलाहियत है। पाक फ़िज़ाइया का एक डेडिकेटेड फ्लीट था जिसने टारगेट करना था। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एंटी विक्रांत
हमारा मिशन तैयार थे। और वो अपना INS विक्रांत लाकर यू टर्न लेकर वापस चले गए। वो यू टर्न इसीलिए ले लिया था कि सर्वाइवल इसमें था, और अगर विक्रांत डूब जाता तो उनका बहुत बड़ा माइट और गरूर डूब जाता, समंदर की तह में चला जाता, कि उन्होंने सोचा कि ये प्राइस कहीं ज़्यादा है। तो इस विक्रांत का मुझे आज तक ना वो समझा पाए कि क्यों लिया था ये। विक्रांत लेना इनको चाहिए था अगर इन्होंने अफ्रीका में जाके जंग लड़नी थी या कहीं जाके ताइवान के साथ लड़नी थी। हमारे बॉर्डर मिलते हैं, हमारे जहाज एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं, हमारे सरफेस मिसाइल पहुंच जाते हैं। क्या पता उनके बहरी जहाज इस काबिल ना हो तो उन्होंने सोचा हो कि हम अपने फाइटर जेट्स भी समंदर के रास्ते पाकिस्तान में 12 MiG-29 है मरीज़े वहाँ पे और फोटो खिंचा लेते हैं अभी। तो फिर लाइटर नोट में हमेशा कहता हूँ यार ये जहाज फोटो शूट के लिए रखा है। आखिरी बार फोटो शूट जैसे S-400 वाले सीन में बैकग्राउंड में दिखाया गया जी था। जी वही उसी तरह वहीं से तस्दीक हुई कि भाई हमने टारगेट किया। अभी जो त्रिशूल एक्सरसाइज की है हिंदुस्तान ने हाँ जी, नोटम जारी किया, ये नोटम जारी 10 नवंबर तक किया। जी जी वो खत्म हुई है अभी खत्म हुई है। त्रिशूल का मतलब क्या है आपको? 3 फोर्सेस का इकट्ठे। नहीं त्रिशूल का लफ्जी मतलब क्या है? क्या है? त्रिशूल इनका एक वो है हिंदू लॉर्ड शिवा, ये उसका नेजा होता था, उसके 3 मुंह होते थे नेजे के, तो ये वो नेजा वाला अच्छा था। अच्छा जी वो जो उनके भगवान के हाथ में होता है वो होता है। और उसका नहीं और इसका मतलब क्या है शिवा का? लिटिल सेंस में मतलब है, शिवा उसको कहते थे नेजे को, और उसका लिटिल सेंस है टू एलिमिनेट इविल एंड रिस्टोर बैलेंस ऑफ पावर। अब ये इस शिवा के थ्रू एलिमिनेट इविल अच्छा एंड रिस्टोर बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के शुक्र है। अच्छा, मैं आज पहली बार ये आप ही से सुनूंगी जो मैं आपसे सवाल करने लगी, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने किस तरह इंडिया के कटिंग एज फाइटर को चाइनीज़ गियर के ज़रिए हलाल किया। हाउ डिड दैट हैपन? ये तो एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। ये आखिरी सवाल है मेरा। नहीं बहुत अच्छा सवाल है, बट इसको ये किया था मनीज़े कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे पहले भी शायद इनफॉर्मली आपके प्रोग्राम में भी कहा हो, ये वन डायमेंशनल नहीं था। ये जिसको हम मल्टी डोमेन कहते हैं, वो मल्टी डोमेन अब टर्म बन गया जो हमने कॉइन की है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारी दुनिया हमसे पूछना चाह रही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या होता है। हाँ जी। ये मल्टी डोमेन ये होता है कि हमने इंटीग्रेट किया हुआ था ज़मीन पे जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं, जो वेपन फायरिंग करने वाले हैं, जो सर्वेलेंस रेडार्स हैं उनको, फिर हवा में हमने किया हुआ था पीछे उड़ने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलर, फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़, फिर आगे फाइटर जहाज़, आसमान से सैटेलाइट से पिक्चर जो ज़मीन पर आ रही है, ज़मीन पर कंट्रोलर्स बैठे हुए हैं, और फिर साइबर वॉरियर्स जो बैठे हुए हैं ज़मीन पर अपने स्कोप्स के ऊपर जैमिंग करने, जिन्होंने गॉडजिला की कॉल में सुनाई थी, जी सुनाई थी, निकाल के उठा ली थी आवाज़, ये वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं। तो ये मल्टी डोमेन होता है। जहाज़ अब स्टैंड अलोन नहीं लड़ते, और मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, ये ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है, जैसे म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है, रिदम होता है, अपना अपना जगह होती है, अपनी अपनी पिच होती है। ये उसी तरह हर जहाज़ अब एलिमेंट ऑफ वॉरफेयर है। अब ये एक और आखिरी ज़रूर मैं कहूँगा कि जो हमने बिल्कुल नई डायमेंशन इंडिया को सरप्राइज़ किया वो है ड्रोन्स। हमारे ड्रोन्स सैकड़ों की तादाद में 20 किलो को वज़न बारूद उठाए हुए इनके सब बड़े शहरों पर उड़ रहे थे। 400 to 700 किलोमीटर डीप इनसाइड गए हुए थे, और इंडिया उनको नहीं शूट कर सका, और कई कई घंटे दिल्ली के ऊपर उड़ते रहे, और इनके मोदी के गांव गुजरात पर उड़ते रहे। Because it was all dark, right? Not dark, because they were so small and they were so electronically protected. उसकी तफसील मैं नहीं बता सकता। Protected, और अपने आप को डिसीव कर पाए, और घंटों उड़ते रहे, तो इंडिया को मौका ही नहीं मिला उनको शूट करने का। और उसकी तफसील तो आप देंगे ना सर, जो हमने इसराइल के ड्रोन्स गिराए, इंडिया ने उड़ाए इसराइली ड्रोन्स। इंडिया नहीं, पॉसिबली इजरायलियों ने उड़ाए वहां से। जी जी, उनको टेक्नीशियंस की मदद हासिल थी। तो ये कहते थे कि पाकिस्तान को मदद दी तुर्की ने और चीन ने, तो इनको मदद दी इसराइल ने। हालांकि वी डोंट बिलीव इट कि हमें किसी ने मदद की थी। तो मैंने लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कहा था कि उनके राफेल जो है मिराज 2000 फ्रांस के थे, S-400 रशिया का था, उनके चिनूक हेलीकॉप्टर C-130 अमेरिका के थे, मांगे तांगे की S-400 रशिया का था। सर मांगे तांगे नहीं, आपने जब ले आए आपके घर में, आपने गन ले ली तो आपकी हो गई, तो वो आपकी हुई ना, आपकी हुई। आपने फायर करना है, कैसे करना है, वो गन का कमाल नहीं है सर। जो आपका था वो तो तेजा था ना, जो आपने साइड पे रख दिया कि अभी इसके पुर्जे शुर्जे पूरे नहीं है, जब होंगे तो फिर बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब, गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग थी, और मुझे ज़ाती तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी नई चीज़ें, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नेबर्स को भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिले, और एक बार उनकी आंखें खुले और उन्हें पता चले कि असल में उनके साथ क्या हो रहा है, उनके जो सरबराह हैं वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, नैरेटिव एंटी पाकिस्तान बेच रहे हैं, और प्रॉफिट वो अपनी ज़ात के लिए वोट की मद में ले रहे हैं। खैर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।